बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे ये गज़ा के भाई जिस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह ताला इनकी मुसीबतों को ख़त्म कर, इनकी आज़माइशों को ख़त्म कर और मुसलमानों को एक बेहतर रास्ता दिखाए आगे तरक्की का, ताकि इस किस्म के लोगों के साथ मुकाबला कर सकें। असल मसला जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो ख़राब है, वो ये है कि हमने कुरान मजीद की दी हुई हिदायत से दूरी अख्तियार कर ली। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, वो है खतूत का तबादला अकबर इलाहाबादी और अल्लामा इकबाल के दरमियान में। अकबर इलाहाबादी को अल्लामा इकबाल अपना मुर्शिद कहते थे। एक तो मुर्शिद मौलाना रूमी थे, लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम आदमी जो था वो अकबर इलाहाबादी था। वहाँ एक हदीस की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक मरतबा कलमा पढ़ लिया, वो जन्नत उसका मुक़द्दर हो गई। ये बात सुनी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और वो बड़ी खुशी से बाहर निकले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए और उन्होंने ये फरमाया कि रसूल पाक ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, वो सीधा जन्नत में जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फ़िदाउ उम्मी व अबी, ये आपका कौल है या वही नाज़िल हुई है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैंने कहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे खौफ़ है इस बात का, ये बात सुन के मुसलमान कहीं अमल की बात जो है उसको छोड़ दें और अमल को इसके साथ अगर मुंसलिक करें, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का असल मकसद जो है वो सामने आएगा। और वहीं इसी वाक़े से मुतासिर होकर हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि चुमी गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलाते ला इलाहा, कि जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो लरज़ जाता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने के बाद जो मुश्किलात आएंगी, मुझे उसका मुकाबला करना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेकर आ रहा हूँ, उस काम के बारे में जिसके ये माहिर हैं, उसके बारे में हमेशा लोग ये कहते आए हैं कि ये वो बात कर रहे हैं जो ना मेरे बाप ने सुनी, ना मेरे दादाजी ने सुनी, ना मेरे परदादा ने सुनी। और वो बात ये है कि हमने सोचने का अमल छोड़ दिया, हमने अमल करने का काम छोड़ दिया, हम रह गए कॉपी और पेस्ट के ऊपर। तो ये आदमी सोचने वाला भी है और समझने वाला भी है। कुरान मजीद की इस बात पर अमल करने वाला कि तुम्हारे लिए खज़ीने दफन है, हवाओं में, पहाड़ों में, समुद्रों में, मैदानों में, दरियाओं के अंदर। तो लिहाजा ये सोचने समझने का नतीजा ये है कि क्या गंदम की कटाई के बाद आप शुगर केन गन्ना लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? अब जब मैं ये बात कहूँगा, तो लोग लाजमी तौर पर कहेंगे कि भाई साहब, ना ये हमने कभी अपने बाप से सुनी, ना दादा से सुनी, ना परदादा से सुनी। तो ये साहब हैं इरफानुल्लाह खान साहब। ये बिल्कुल मेरी तरह मुझ में और इनमें कोई चीज़ें काफ़ी मुश्तरक हैं। एक चीज़ मेरे अंदर मुश्तरक ये है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों से जो मुझे शील्ड्स मिली हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। अब चूँकि वो वाइस चांसलर के हाथों या किसी मिनिस्टर के हाथों मिली, तो मैंने वहाँ कहना मुनासिब नहीं समझा कि भाई साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये जो इरफानुल्लाह साहब हैं, इसे कहते हैं एक पढ़ा हुआ और एक कड़ा हुआ। ये कड़े हुए शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जहाँ पर भी शुगर केन के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ इनको वेलकम किया जाता है। और ये एक चीज़ लेकर आए हैं, और वो चीज़, वो थ्योरी ये है कि गन्नों की कटाई के फ़ौरन बाद अगर आप गन्ना लगाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पैदावार भरपूर होगी। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब इरफानुल्लाह खान साहब, आप रहीम यार खान से तशरीफ़ लाए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे नाज़रीन आपसे सुनना चाहते हैं कि जो चीज़ जहाँ पाकिस्तान में रिवाज नहीं है, पाकिस्तान में रिवाज है या सितंबर काश्त या फरवरी काश्त, ये अप्रैल मई काश्त का तसव्वुर इनके ज़हन में नहीं है। ज़रा इसके बारे में आप मेरे भाइयों को आप ज़रा बताइए, ताकि हम माशी तौर पर किसी न किसी तरीके से हम मज़बूत हों और दुश्मन का मुकाबला कर सकें। सबसे पहले
हाफिज़ वसी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि जो काम मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, उसको इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं आपके नाज़रीन तक पहुँचाऊँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाऊँ, फार्मर तक पहुँचाऊँ, ताकि उनको ये फ़ायदा हासिल हो। और ये प्लेटफ़ॉर्म ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसके ज़रिए लोगों को आगाही बाँटी जाती है। तो मैं आपका मशकूर हूँ सर। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो गन्ने की काश्त से लोग वाकिफ़ तो हैं, लेकिन और पाकिस्तान में एक वसी रकबे पे गन्ना काश्त होता है। अंदाज़न पंजाब में 24 लाख एकड़, सिंध में 6 लाख एकड़ और कुछ केपीके वगैरह में थोड़ा बहुत होता है। लेकिन गन्ने की पैदावार के हवाले से हम लोग बहुत पीछे हैं। एरिया के हवाले से हम 5वें नंबर पे हैं दुनिया में, लेकिन ईल्ड के हवाले से हम दूर-दूर तक नहीं नज़र आते। तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, जहाँ पे हर किस्म के मौसम अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, ज़मीन है, पानी है, तमाम वसाइल मौजूद हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम अपने नेबरिंग कंट्री के मुकाबले में ईल्ड में बहुत कम हैं, और तकरीबन तमाम फसलों का ही ये हाल है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने शुगर केन पे रिसर्च शुरू की 2009 में। तो सबसे पहले जो मेरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ये कन्वेंशनली हम लगा रहे हैं, मेरा ख़्याल ये था उस वक़्त कि ये इसको देखा जाए कि ये जो दुनिया में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और हम ये जो हमारे बाप दादा की टेक्नोलॉजी जो कन्वेंशनली हम लगा रहे हैं, 100-150 मन हम गन्ना काट के फील्ड में डाल देते हैं, और फिर हमारी ईल्ड जो है वो इतनी खातिर खा नहीं आती। तो इसके अलावा भी तो दुनिया में कोई तरीका होगा। तो इसको फिर देखते हुए मैंने थोड़ी-सी रिसर्च शुरू की। तो पता लगा, मैंने मेरे एक टारगेट था कि मैं वो मेथड लेके आऊँ, या वो मुझे वो मेथड पता लगे कि जो दुनिया में हाईएस्ट यील्ड का मेथड है। तो मैंने इस पे थोड़ा देखना शुरू किया, तो पता लगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ ने रिंग पिट मेथड ऑफ शुगरकेन प्लांटेशन इजाद किया है, जिसमें आप 3000 मन तक की पैदावार या इससे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक अपीलिंग चीज़ थी मेरे लिए, और इसका एक रेफ़रेंस जब मैंने काम शुरू किया तो 2009 में हसन राशदी साहब हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था। तो उससे मैंने इंस्पायर होके इस पे काम किया, और इसको मैंने समझा। इसको उस वक़्त कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई इसके लिए चीज़ें नहीं थी। मैंने इसके मैनुअली जो है वो सारा इस पे काम शुरू किया, और आपको हैरत होगी सर कि 50,000 पिट्स पे मैंने रिसर्च की, और वो सब मैनुअली थी। और वो जो एरिया था उसमें मैंने कोई 4 साल का अरसा गुज़ारा, और बहुत ही रिमोट एरिया था ये। जतोई एक इलाका है, मुज़फ़्फ़रगढ़ के पास जतोई है, वहाँ पे बेट रामपुर और दरिया की बेल्ट, तो वहाँ पे हमारा एक रकबा था, तो उस पे मैंने ये रिसर्च शुरू की। लेकिन रिसर्च तो हो गई, ये भी समझ में आ गया कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, और इस पे इससे कैसे ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। लेकिन एक एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया जब मैंने ये सब समझ लिया, वो ये कि फार्मर तक इसको पहुंचाना बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि लोग कन्वेंशनली लगा रहे थे गन्ना, ट्रैक्टर भी थे, सब चीज़ें थी, ये पिट डिगर्स नहीं थे लोगों के पास। तो पिट डिगिंग जो है एक इशू था, प्लस लेबर इंटेंसिव ज़्यादा था, खर्चा ज़्यादा आता था। तो ये मुझे मुश्किलात पेश आईं, मतलब लोग खुश तो होते थे, तारीफ़ भी करते थे, लेकिन अडॉप्शन में जो है बहुत इशू आता था। तो यहाँ से फिर मैंने सोचना, दूसरा मेरा फिर फ़ेज़ शुरू हुआ कि ये ऐसा कुछ किया जाए कि ये तो डिफ़िकल्ट हो रहा है कि फार्मर ने देख तो लिया है, लेकिन उसको अडॉप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में नहीं है अवेलेबल। तो मैंने फिर इसको मज़ीद देखा कि और क्या किया जा सकता है। तो जुनून तो यही था कि भई डिफ़रेंट काम करना है, मुख्तलिफ़ काम करना है। अगर एक काम कर लिया है हमने, उसको दिखा दिया लोगों को करके, तो फिर अब दूसरे पे हम स्विच ओवर कर जाते हैं। और मैंने फार्मर फ्रेंडली पे मुझे आपकी बात से एक बात जो बॉटम लाइन नज़र आती है, वो नज़र ये आती है कि एक तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, कि उसका खर्चा कम हो,
और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। जी, बिल्कुल। मतलब ये एक टारगेट है जो आपको परेशान, जिसको सोच के रातों की नींद हराम होती जी, बिल्कुल ऐसे। है। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी टारगेट को फिर सामने रखते हुए मैंने मज़ीद फिर सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज़ की जाए कि जो फार्मर फ्रेंडली हो, फौरी तौर पे अडॉप्ट हो सकती हो, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हों, को बहुत ज़्यादा उस पे एफ़र्ट ना करनी पड़े कन्विंस करने के लिए लोगों को। तो फिर पता लगा कि जी एक टेक्नोलॉजी ये भी हो सकती है कि हम इसकी सीडलिंग के थ्रू करें काम। इसकी नर्सरी लगाएँ और नर्सरी के थ्रू गन्ने को लगाया जाए। अच्छा, अब ये अगेन एक चैलेंज था कि फार्मर तो आदी है, जब तक उसका 100-150 मन गन्ना, उसे गन्ने का बीज ना वो फेंक दे, वो मुतमईन नहीं होता। जब तक वो पानी जो है बन्ने तार दे, कहलाते हैं कि जी बन्ने ना जब तक तर जाएँ, तो वो मुतमईन नहीं होता। जबकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत हैं कि गन्ने को मॉइस्चर चाहिए और गन्ने को कम सीड से भी हम पैदा कर सकते हैं। तो मैंने इस पे जब वर्किंग की, तो हमारे नेबरिंग कंट्री और बिल्कुल नेबरिंग प्रोविंस इंडियन पंजाब में ये ऑलरेडी हो रहा था। और लेकिन वहाँ पे ये जो नर्सरी तैयार हो रही थी वो एक डिफ़िकल्ट तरीका है। अगेन वो ट्रे इस्तेमाल करते थे, उसमें पीट मास और दूसरी चीज़ें, तो वो फार्मर के लिए फिर भी यही सवाल पैदा होता था कि यार, वो कहता है कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, कहाँ से मैं ट्रे बनाऊँगा? उसके लिए एक डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की 2016 में। वो मुझे आइडिया आया कि जब मैं सिंध में अपना काम कर रहा था, इत्तेफ़ाक से मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड था, जो शुगरकेन पे ही काम करती थी, शुगर मिलों के साथ। तो वहाँ पे हमें मौका मिल जाता था कि अपनी बात कर सकते थे हम। तो वहाँ जब मैंने देखा कि नसरपुर का एक इलाका है, तो वहाँ की प्याज़ की पनीरी बड़ी प्याज की वो नसरपुरी तो वैरायटी वैरायटी के तौर पर लिया। वैरायटी के तौर पे लिया जाता है। वो है, फिर क्योंकि हम चावल की पनीरी को भी देखते थे, तो मेरे ज़हन में फिर ये आया कि जब ये ज़मीन में ये वाली पनीरियाँ लग सकती हैं, तो व्हाई नॉट कि हम शुगरकेन की पनीरी लगाएँ। तो ये एक फर्स्ट थॉट था मेरे। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च शुरू की। तो ये रेज़ बेड के ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में मिर्ज़ा शुगर मिल पे इसका डेमोंस्ट्रेशन किया। उस वक़्त मीडिया ने भी इसको कवर किया, प्रिंट मीडिया में भी ये आया और वहाँ पे हमने इसको डेमोंस्ट्रेट करके बेहतर नताइज लिए। पहली जो हमारी इंटरवेंशन थी वो बदीन में मिर्ज़ा शुगर मिल पे थी। उसके बाद हमें एक रेफ़रेंस मिल गया कि ये काम इस तरह हो सकता है। तो फिर हमने दूसरी मिलों को भी रुजू किया और क्योंकि हम कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे थे, फार्मर को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर मीरपुर ख़ास शुगर मिल है, मटियारी शुगर मिल, फरहान शुगर मिल, इस तरह काफ़ी उधर सिंध के अंदर, फिर पंजाब में हम इस चीज़ को लेके गए। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। फार्मर ने इसको एक्सेप्ट किया। तो इस वजह से हमें फिर एनकरेजमेंट मिली कि इसको बढ़ाया जाए और इसको आगे लेके जाया जाए। खान साहब, आगे चलने से पहले मैं एक छोटा-सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये तरक्की जो है आहिस्ता-आहिस्ता होती रहती है। पहले सितंबर काश्त जो था वो असल एक तरीका था जो आम लोगों का। बाद में ये फरवरी काश्त आया, बाद में फिर ये रिंग पिट का मेथड आया, अब आप नर्सरी वाला लेकर आ गए हैं। अब मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि रिंग पिट आपने जब बनाई तो दूसरे कन्वेंशनल तरीके के मुकाबले में उसकी पैदावार कितनी थी? और जब आप रिंग पिट से आप पनीरी की तरफ आए तो उसमें पैदावार में कितना फ़र्क था? अच्छा, देखें, रिंग पिट जो है ना, वो तो एक एक्सक्लूसिव मेथड है। शुगरकेन इंडस्ट्री में, शुगरकेन फार्मिंग में, उसमें जो हमने यहाँ पे अचीव किया वो 2350 मन तक हम चले गए थे और हमारा टारगेट था कि जो उसका पोटेंशियल है 3000 प्लस का, उस पे हमें जाना था। तो उसके हमने ट्रायल कर लिए थे। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं कि ये नर्सरी मेथड, तो ये थोड़ा-सा उससे डिफरेंट इसलिए है कि वो उसमें सबसे ज़्यादा लेबर कॉस्ट आती है, सबसे ज़्यादा सीड इस्तेमाल होता है। ये आप समझें कि ये एक-दूसरे की ज़िद है, ये दोनों मेथड। लेकिन इसमें जो नर्सरी मेथड है, इसमें कम से कम गन्ने का बीज इस्तेमाल होता है, पानी कम इस्तेमाल होता है, जगह कम इस्तेमाल होती है, टाइम आपको जो है वो बचता है, इनपुट्स की कॉस्ट आपकी बचती है और जो ईल्ड का आप फरमा रहे हैं कि ईल्ड कितनी बढ़ती है, तो मैं अभी थोड़ा-सा जब इसे डिफ़ाइन करूँगा, तो नाज़रीन को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि इसमें अगर हम कहते हैं कि 15 से 20% ईल्ड आप लाज़मी आपकी बढ़ेगी,
तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा कि वो जब इस मेथड को हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे। एक मसला तो आपने हल कर दिया। जी। वो मसला हल ये किया है कि मेरा किसान इस वक़्त रो रहा है, जो गंदम की पैदावार हुई है और जो गंदम का हशर गवर्नमेंट ने किया है, वो ये कह रहा है कि मुझे बोरी जो डीएपी की बोरी मुझे इतने हज़ार की मिल रही है, यूरिया की इतनी मिल रही है, बीज इतने का मिल रहा है, वगैरह-वगैरह। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आपने गिनवाई हैं, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब एक मसला तो आपने हल कर लिया ना, कि बड़ा मसला कि जो बीज के ऊपर खर्चा है, जो गन्ना लगाने वाले लोग हैं उनको पता है कि वो 150 मन का मतलब क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद जो बताया है कि उसके ऊपर और चीज़ों की भी कमी है, पानी की भी कमी है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेक्शन तो आपने पूरा कर दिया। उसमें देखें खान साहब, एक मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि ये टेक्नोलॉजी पूरे एग्रीकल्चर के सिस्टम में वाहिद टेक्नोलॉजी है कि जब इसको आप अडॉप्ट करते हैं, तो एट द स्टेज ऑफ अडॉप्शन आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं इन एडवांस। वो कैसे आते हैं? मतलब ये भी एक एंगल है जो फार्मर को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो इसमें जो नर्सरी हम लगाते हैं 1 एकड़ की, इसके लिए हम रेज़ बेड बनाते हैं 4 बाय 25 फुट के 4। ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी होते हैं। और टोटल जो हमें विद ट्रैश और विद टॉप सीड चाहिए वो 25 मन चाहिए। 150 मन की बजाय 150 या 120 या 100 मन। मैं 100 मन लगा। 100 मन की मैंने इसको, एक तरमन के पैसे तो मेरी जेब में आ गया ना। तो जिस दिन मैंने, वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप ये 4 बेड लगा रहे हैं, तो उस दिन आपने 100 मन सीड नहीं इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के लिए। आपने 25 मन लाना है और ये 75 मन के पैसे आपके पास आ गए और वो 75 मन मिल को सप्लाई हो गया। तो पहले दिन ही आपकी बचत हो जाती है इन टर्म्स ऑफ सीड। अब अगर आप इसको मॉनेटरी टर्म में लें, तो ये 4 साढ़े 400 रुपए, साढ़े 400 रुपए का सीड हमारा होता है। तो ये कोई तकरीबन 35 एक हज़ार रुपया आपकी जेब में आ जाता है। तो पहली बचत हो गई आपकी सीड की। अच्छा, दूसरी जो इसमें सेविंग है, जो आजकल देखें आप, ये वाटर स्केर्सिटी का इशू चल रहा है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस मेथड को और ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए कि इसमें जो इसकी लाइफ है, इसके अंदर जो पनीरी हमने रखनी है, वो 50-55 दिन और मैक्सिमम 2 महीने तक रख सकते हैं। तो आप अगर गन्ने के जो फार्मर हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि 2 महीने के अंदर गन्ने को कम से कम 4 फ्लड इरिगेशन दी जाती है। लेकिन नर्सरी के अंदर हम इसको स्प्रिंकल करवाते हैं वाटर को। तो 4 इरिगेशन का आप, हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें 1 एकड़ गन्ने को जो फ्लड इरिगेट हम करते हैं, तो कम से कम 1 लाख लीटर स्वीट वाटर हमारा इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से अगर हम जाएँगे तो 4 लाख लीटर स्वीट वाटर पर एकड़। 4 लाख नहीं है, यहाँ पंजाबी में सर अगर आप महसूस ना करें, क्योंकि सिंध से आपने सारे हवाले बताए हैं। यहाँ एक लफ्ज़ होता है, उसे कहते हैं अन्नेवा। ये नेवा मतलब वो जो पानी लगाते हैं ना, पूरा का पूरा बन्ने टू बन्ना, बन्ना बन्ना तार देते हैं। बन्ना तार देते हैं, वो तो अन्नेवा है ना। तो ये तो आपने बड़ी प्यारी बात बता दी है और इससे सबक मिलता है कि दूसरी फसलों के लिए भी हम पानी को कैसे बचा सकते बचा सकते हैं पानी को। पहली सेविंग आपकी मॉनेटरी टर्म में सीड की हो गई, दूसरी सेविंग पानी की हो गई। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखें कि 2 महीने बाद इसकी जो हाइट है, ये पौधा तकरीबन 1.5 फुट से ज़्यादा का हो जाता है। अब 1.5 फुट का पौधा आपको नर्सरी में जब मिल गया, अब एक इशू जो कन्वेंशनल मेथड में आता है, जब हम ये 100 सवा 100 मन गन्ना फेंक देते हैं, उसमें ना तो हम उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ना उस गन्ने को चेक किया जाता है कि इसमें डिजीज़ है, इसकी जो आई है वो अलाइव है, जहाँ से पौधे ने निकलना है या नहीं है। बस वो काटा, उसको चॉप किया, बाज़ दफ़ा बड़े-बड़े स्टिक्स डाल देते हैं और उसको मिट्टी में दबा दिया। तो बहुत अच्छा भी अगर आपने सीड सेलेक्ट किया है और मेथड ये अप्लाई किया है कि आपने लाए और लाके काट के बगैर देखे डाल दिया है, तो 60% से ज़्यादा जर्मिनेशन रेशो आप अचीव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। लेकिन जब आप नर्सरी मेथड में आते हैं, तो आपके पास 100% रेडी प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो आप डे 1 अपनी आँख से देख लेते हैं कि आपके एकड़ में प्लांट पॉपुलेशन आपने पूरी कर ली है। तो अब वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो आपने फरमाया था कि यील्ड में क्या फ़र्क होता है, तो यील्ड का फ़र्क तो यहाँ पे पड़ेगा।
कि आपने वो जो 40% वाला गैप है उसको भी कवर कर लिया। ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है। देखिए, मैं खुशकिस्मती से मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ जी सर। और जिसे कहते हैं कि मैंने अपने आप को खाक में मिलाया है और मैंने जो भी काम किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं बुरे को आखिर तक पहुँचा के आऊँ। तो ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है। जब भी हम लोग मार खाते हैं चावल के अंदर, हमारे पौधे पूरे नहीं होते। हम गन्ने में मार खाते हैं, हमारे पौधे पूरे नहीं होते। यहाँ 400 मन वाले भी हैं पंजाब के अंदर, 400 मन फ़ी एकड़ वाले भी हैं। जब हम मकई में कहते हैं तो वो उसके बीज वाले के ऊपर भी लिखा होता है कि ये 32,000 आपको जो है पौधे चाहिए। कि देखिए, असल मसला है ही इस बात का कि आपकी प्लांट पॉपुलेशन अगर मुकम्मल है तो पैदावार आपकी वही होगी जो आपको बताई गई है। जी। असल मार यहीं पर ही खाते हैं। जर्मिनेशन परसेंटेज सबसे ज़्यादा, जब मैंने बीज खरीदना है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज 90% है, 98% है। सबसे कम जो है वो रोज़ ग्रास बीज में है और वो 33% है। लेकिन अब उन्होंने उसको भी इम्प्रूव कर लिया है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मैंने पनीरी लगाई हुई है और मैं पनीरी को ट्रांसप्लांट करता हूँ और मेरा दिमाग भी खुला हुआ है और आंखें भी खुली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने पहला जो यील्ड पैदा करने वाले जो पिलर हैं, सतून, मैंने वो खड़ा कर दी। जी, आगे से आगे कर दी। अच्छा, मैंने फिर इस टेक्नोलॉजी को जो है आरबीएसएन टेक्नोलॉजी का नाम दिया, रेज़ बेड शुगर केन नर्सरी, ताकि इसका कोई हम मॉडल बना सकें। अब शुगर मिलें जो हैं वो, अब इसकी यूटिलिटी मैं बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ किसके लिए कैसे। शुगर मिल्स को इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, वो हमने कहा कि आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आप जब ये नई वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपने गेट एरिया में, तो उसके लिए आपको सीड का मसला होता है। इतना ज़्यादा सीड आपके पास नहीं होता, तो आप इसके सीड बैंक बनाएँ। 25 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से आप, अगर आप वैसे 100 मन पे 1 एकड़ लगा रहे हैं तो इसमें 4 एकड़ आपके लग जाएँगे और आप इसका सीड बैंक बनाएँ। और बजाय इसके कि आप फार्मर को गन्ना दें, आप उसको प्लांट जो है वो सप्लाई करें। और वो अट्रैक्शन है उसके लिए कि उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उसे बजाय उसके कि हम अपना गन्ना दें और 100 मन गन्ना लेके जाए, हम उसको उसके एकड़ के जितने हमारी प्लांट ज्योमेट्री के हिसाब से पौधे लगते हैं, वो उसको दे दिए जाएँ। तो ये सीड बैंक का हम जो है कॉन्सेप्ट इसको प्रमोट कर रहे हैं कि सीड बैंक लगने चाहिए और ये इसके होने चाहिए। अच्छा, अब फार्मर लेवल पे क्या है? फार्मर को गन्ना लगाने में 2 अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती थी कन्वेंशनली। एक तो वो सितंबर सोइंग करते थे और दूसरा वो फरवरी सोइंग कहलाती है। तो सितंबर वाला जो है उसके लिए अपॉर्च्युनिटी ये है कि वो जब ये इसकी ट्रांसप्लांटेशन करता है, तो साथ ही वो कोई इंटरक्रॉपिंग भी कर सकता है, क्योंकि इसकी प्लांट ज्योमेट्री ये है कि ये रो टू रो 4 फीट का इसका फासला है, तो एक आपको बेड पे जगह मिल जाती है। तो हमने अभी रिसेंटली जो एक्सपेरिमेंट किया है, या जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की है सेंट्रल पंजाब में, तो जो भी हमने सितंबर सोइंग लगाई थी उन सब फार्मर्स ने इंटरक्रॉपिंग की। किसी ने उसमें मटर लगा दिया, किसी ने उसके अंदर धनिया लगा दिया, और जो भी उस पीरियड की गाजरें लगा दी, सब्जियां लगा दी, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट उन्होंने ले लिया। अच्छा, फिर सेकंड फार्मर जो है वो है फैब्री सोइंग वाला। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो फार्मर के पास है वो है फैब्री सोइंग। उसमें भी आप इंटरक्रॉपिंग के अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखें, जो गद्दू वाला फार्मर है सबसे परेशान वो रहता है। उसकी ख्वाहिश है कि मैं गंदुम के बाद गन्ना कैसे लगाऊं। तो उसको फिर हमने ये बताया कि क्योंकि इसकी जो पनीरी की लाइफ है वो 2 महीने की है, 55 से 60 दिन की है, तो आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप मार्च में, 15 मार्च 20 मार्च के दरमियान इसकी रेज़ बेड नर्सरी आप लगा लें, आरबीएसएन नर्सरी आप लगा लें। और जब आप गंदुम काटेंगे तो सिर्फ उसको शिफ्ट करना है आपने, यानी आपका फरवरी सोइंग का गन्ना लगा हुआ है साइड में उस फील्ड के लिए जिसमें गंदुम लगी हुई है ऑलरेडी आपकी। तो ये 2 महीने पैरेलल दोनों फसलें चलेगी। आप सिर्फ आपने क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हम किसी भी प्लांट की, तो उसकी टिलरिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। और बाद लोगों को खौफ होता है कि जी टेम्परेचर हाई है और कुछ और मसाइल ना हो, मोर्टेलिटी के इशू हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि भाईजान 2% से भी कम मोर्टेलिटी है।
और वो भी आप फिल कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि वो गन्ना उस वक्त नहीं लग रहा, वो गन्ना तो मार्च में लगा हुआ है, उसने सारे मसाइल जो हैं वो झेल लिए हैं, बेहतरीन रूट जोन उसका बन गया है। तो गंदम के बाद वाले फार्मर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये सेंट्रल पंजाब में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमने जो काम किया, अभी कुछ 60-70 एकड़ के ऊपर फार्मर गंदम के बाद इसको लगा रहे हैं। तो इस हवाले से मिलों को भी एक वो गेट एरिया में उनके गन्ने की जो कमी होती है वो पूरी हो सकती है, कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ। और फार्मर को भी एक फ़ायदा ये होगा कि वो 2 क्रॉप्स ले सकता है, और इससे जो है उसकी सेविंग तो हो ही रही है। हमारी एस्टिमेशन ये है कि वो जब वो पानी और ये दूसरी शेविंग्स करता है, सिर्फ़ सीड की, और ये जो आप इंक्रीमेंटल 15 से 20% लेते हैं, तो कम से कम 200 मन का फ़र्क पड़ता है फ़ी एकड़ पे। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा कोई इसमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। देखने में ये लगता है कि ये बहुत ही लेबोरियस काम है, लेकिन ये बिल्कुल आसान काम है, और कन्वेंशनल मेथड से कम लेबर कॉस्ट इसके अंदर आती है। जब आप इसको साइकिल को चलाते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। और दूसरी मज़े की बात ये है कि सिंध में हमने 2022 में जो है इसको शुरू किया था, जब 2022 में सिंध आबादकार बोर्ड के चेयरमैन हैं महमूद नवाज़ शाह साहब। तो उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज एक एक्सेप्ट किया, कि उन्होंने पहले 2 एकड़ पे लगाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 50 एकड़ की नर्सरी डेवलप करूँगा। तो वसी खान साहब, वो 1 एकड़ के अंदर हमने 50 एकड़ की नर्सरी बनाई। तो उसमें क्या फ़ायदा हो रहा था कि पानी 1 एकड़ को लग रहा था, नर्सरी 50 एकड़ की तैयार हो रही थी। बीज उसके अंदर आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने बीज बचाया। दूसरा ये कि मैनेजमेंट उन्होंने कितनी बचाई। तो वो उससे इतने मुतासिर हुए कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर वहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक सेमिनार किया जाए। तो वो हमने वहाँ पे एक सेमिनार किया था, वो एक सक्सेस स्टोरी बनी। तो अभी भी मिलों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप सीड बैंक बनाएँ। आप इसके वो 50 एकड़ से भी ज़्यादा 1 एकड़ में बन सकती है। पोटेंशियल 70 एकड़ का है। 1 एकड़ के अंदर 70 एकड़ की नर्सरी बनेगी। आप ये भी मिलें ये भी कर सकती हैं कि मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ जगहों पे ये 1-1 एकड़ के ऊपर सीड बैंक बना दें, जहाँ गंदम के बाद भी लोग लगाएँ, उनको आसानी से अवेलेबल हो, इस ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, और उनको बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट्स मिल जाएँ, ताकि वो अपनी प्लांट पॉपुलेशन पूरी करें, और ये सीज़न का गन्ना जो है वो अपना लगा सकते हैं। खान साहब, आपने एक बड़ी प्यारी एक अलमिया बताया है, प्यारा, प्यारा मतलब है, मैं पता नहीं कैसा प्यारा लफ़्ज़ कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि वो अलमिया भी है। अभी आपने फ़रमाया है कि महमूद शाह साहब, जब उन्होंने 50 एकड़ की जो नर्सरी लगाई है, तो उसके बाद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब भी आ गए। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब पहले क्यों नहीं आए? मेरा सवाल ये है, तो असल ये काम तो इन लोगों को करना चाहिए। सारा काम है आगाही का, कि जितना मुझे पता होगा, जितना मेरा एक्सपोज़र होगा, मेरे वास्ते उस तरह ही अड़चन भी खुले होंगी। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ़ ये है कि मोस्टली आपने नाम लिया है सिंध का। जी। पंजाब में किन-किन जगहों पर ऐसा है कि जहाँ कामयाब फार्मर्स ने 2, 4, 5, 10 किसी जगह पर है, किसी का नाम आप बता सकते हैं? ये हमने रहीम यार, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है, तो रहीम यार खान में सादिकाबाद में हमने जो है वो 4 जगह पे ये इसका बहुत कामयाब तजुर्बा किया था। उसके बाद ये सेंट्रल पंजाब के अंदर ये जो भलवाल का एरिया है, पर ये भलवाल का जो एरिया है, यहाँ पे हमने अभी बहुत बड़ी एक इंटरवेंशन की है, और वहाँ पे अभी ट्रांसप्लांटेशन भी आजकल हो रही है, क्योंकि वहाँ पे गंदम कटना शुरू हो गई है। तो वहाँ के फार्मर्स ने बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस दिया। अब वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कि उन्होंने सितंबर में भी कुछ लगाया था, उसके रिज़ल्ट देख के इन्होंने आगे किया। लेकिन सबसे बड़ा जो आपने इससे पहले जो एक पॉइंट उठाया, वो एक दुखती रग है हमारी, कि सरकारी इदारे जो हैं उनकी तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं आती। तो मैं 2016 से मैंने ये काम शुरू किया है। तो पहली दफ़ा जो मैं 2022 में सरकारी इदारा कोई आया, वो भी सिंध के अंदर आया। पंजाब में भी हम लगे हुए हैं, मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म भी अवेलेबल हैं, उसके ऊपर भी मैं इसको चलाता रहता हूँ, आरबीएसएन की टेक्नोलॉजी। लेकिन पंजाब में अभी तक सरकारी इदारों की नज़र इस पे नहीं पड़ी है। शुगर मिलों की तो पड़ गई है, शुगर मिलें तो चाहती हैं कि इसको करें, और उनको करना चाहिए, सीड बैंक बनाएँ, हम हाज़िर हैं। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को
मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि मेरी सर्विसेज हाज़िर हैं। आपके जितने रिसर्च सेंटर बने हुए हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ पे हम मॉडल सीड बैंक बनाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ़ 1-1 एकड़ जगह हमें आप दे दें, हम वहाँ 70 एकड़ की आपको नर्सरी बना के भी दे देंगे और उस इलाके में पूरे क्रॉप साइकिल के लिए हम उनको सर्विसेज भी दे देंगे। खान साहब, ये जो हम लोग इंसान हैं, उनमें भी बीमारियां ऐसी आ गई हैं कि मेरा कोई भी कसूर ना हो तो डॉक्टर कहता है जी वायरल आजकल बीमारी हुई हुई है। सिमिलरली पौधों के अंदर भी बेशुमार ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो फार्मर का कसूर नहीं है, लेकिन वो बीमारी आ गई। अब ये जो आप सेट्स बनाते हैं और बीज बनाते हैं, इसके ऊपर आप ख़्याल रखते हैं इस बात का कि जो जो सीड आपने नर्सरी के लिए बनाया, पहले तो वो सीड कैसे बनाते हैं? एक बात कि 100 मन से आप 25 मन पर ले आए, एक तो वो चीज़ हो गई है। दूसरा ये है कि ये एंश्योर कैसे करते हैं कि जब आपने खुले फील्ड में आपने नर्सरी को प्लांट कर दिया, तो वो सीड वो तो डिज़ीज़ फ्री होगी। अच्छा, इसमें ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा खान साहब। देखें, कन्वेंशनल मेथड के अंदर जब आप 100-120 मन सीड डालते हैं तो आप सीड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, थायोफेनाइड या फंजीसाइड का ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इस मेथड की ब्यूटी ये है कि ये 25 मन विद टॉप एंड ट्रैश आता है। जब इसके टॉप एंड ट्रैश निकल जाते हैं तो 17-18 मन बीज बच जाता है। इसको सिंगल आई बड जो है वो चॉप करते हैं हम इसको। सिंगल आई बड से जब वो चॉप हो जाता है तो जहाँ पे ये चॉपिंग हो रही होती है, उसी के साथ एक बंदा बैठा हुआ सॉर्टिंग कर रहा होता है। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर उसकी आँख को देखा जाता है कि उसकी आँख अगर अलाइव है तो उसको एक बैग में डाल दिया जाता है, अगर उसकी आँख डैमेज है या कोई बीमारी लगी हुई है तो उसको दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। तो पहले स्टेज पे ये फर्स्ट इसका जो फ़िल्टर लगा हुआ है, इसने सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। अच्छा, वो जो सॉर्टेड सीड है, जो हमने अलग किया है, अच्छा सीड जो अलग किया है, उसको फिर हम बहुत आसानी से उस सीड की मिकदार जो बेड पे पहुँचता है, वो तकरीबन 16 मन होता है। तो अब आपके पास 1 एकड़ के लिए 16 मन सीड है। तो 16 मन सीड को बहुत आसानी से हम ये जो खाद के बोरे होते हैं या ये जो गनी बैग्स हैं, इसके अंदर डाल के और ड्रम के अंदर थायोफेनाइड का वो महलूल बना होता है 4% फंजीसाइड का, उसके अंदर हम डिप करते हैं 15 से 20 मिनट, तो वो डिज़ीज़ फ्री वहाँ पे एक सीड हो जाता है। तो दूसरी स्टेज जो अहम है इसकी, दूसरा फ़िल्टर उस वक़्त लगता है कि एक-एक बड को उठा के लेबर जो है वो बेड के ऊपर लगा रही होती है। तो उस वक़्त भी एक चेक होता है। तो 10-15% उसमें भी निकल आता है। तो प्योर सीड जब पहुँचता है बेड के ऊपर और उसका ट्रीटमेंट भी है, तो ये इस मेथड की ब्यूटी है जो कि आम कन्वेंशनल मेथड में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का सीड जब जाएगा तो वो हेल्दी पौधा वहाँ पे निकलता है। जर्मिनेशन रेशो भी आपकी अच्छी होती है। हेल्दी प्लांट वहाँ पे आप डेवलप कर रहे होते हैं और वही हेल्दी प्लांट जब मेन फील्ड में जाता है और 100% आप प्लांट पॉपुलेशन पूरी कर लेते हैं, तो आप इमेजिन करें कि क्यों नहीं यील्ड पे फ़र्क पड़ेगा और हेल्दी गन्ना जो है वो बिल को क्यों नहीं मिलेगा। तो ये विन-विन सिचुएशन है, फार्मर की यील्ड बढ़ेगी और मिल को क्वालिटी केन की सप्लाई इंश्योर होगी। खान साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुश रखे। ये हाफ़िज़ बसी एग्री इनिशिएटिव यूट्यूब चैनल यही काम करता है कि वो काम जो किसी और को करने चाहिए, तो हम ये सोचते हैं कि कोई करे या ना करे, हमें तो ज़रूर करना है। अब मेरा असल पैगाम आज ये है कि ये नीचे खान साहब का टेलीफ़ोन नंबर चल रहा है। मेरे किसी भी शुगर केन ग्रोवर को कोई अगर प्रॉब्लम हो और वो इस तरफ जाना चाहता हो, वो खान साहब से डायरेक्ट राब्ता कर सकता है। और ये प्रोग्राम खान साहब का आखिरी प्रोग्राम नहीं है। हमने इसको आगे लेकर चलना है ताकि पूरे पाकिस्तान में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो, किसान दूसरी फसल भी ले सके और तीसरा आराम के साथ ज़्यादा पैदावार ले सके ताकि मुल्क में खुशहाली आए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब, अच्छा, आपने जाना था आज और मेरे पुरज़ोर इसरार के ऊपर आप रुके। अल्लाह ताला इसका अजर देगा। मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसके बारे में सोचिए, लेकिन खुदा के वास्ते सोचते न रह जाइएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।